Welcome to HD Educator classes. Today we will teach lithosphere. Chapter number 1. इसमें आता है हमारा lithosphere. The literal meaning of lithosphere is the sphere of rocks. जो literal meaning यानी कि शाब्दिक अर्थ जो होता है lithosphere का वो क्या होता है? Sphere of rocks. ठीक है, यानी कि rocks का sphere क्षेत्र. The earth solid layer is called लिथोस्फीयर. जो अर्थ का सॉलिड लेयर होता है, जो यानी कि जो ऊपर का जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ को, उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस. जो लिथोस्फीयर है वो कितने किलोमीटर है थिकनेस में? 100 किलोमीटर उसकी थिकनेस है. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ रॉक रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड सीआर. जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है लिथोस्फीयर का वो किससे बना होता है? वो रॉक्स किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सीआर. बिलो द सीआर लेयर द रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड आर कॉल्ड सीमा, विच इज जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशियन बेसिन्स. उसके बाद सीआर लेयर के बाद जो रॉक्स होती हैं उनको वो मेनली रिच किस में होती हैं? सिलिका और मैग्नीशियम में, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? सीमा. और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? जनरली बिलो द बॉटम ऑफ द ओशियन बेसिन्स. ओशियन बेसिन्स के बॉटम के नीचे ये मिलती हैं. थस लिथोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच प्रोवाइड्स अस लैंड ओवर विच वी लिव. तो इस प्रकार हम जानते हैं कि लिथोस्फीयर जो है एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर हम, जिस लैंड के ऊपर हम रहते हैं, वो हमारा कौन सा होता है? लिथोस्फीयर. इट प्रोवाइड सोयल फॉर द प्लांट्स एंड इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल वेल्थ. ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? सोयल प्रोवाइड करता है प्लांट्स के लिए, और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है मिनरल वेल्थ का, खनिज संपदा का. ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर. द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ एयर. जो लिटरल मीनिंग होता है एटमॉस्फेयर का वो क्या होता है? स्फीयर ऑफ एयर, यानी कि जहाँ पे हवा का क्षेत्र हमारा होता है. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस विच फॉर्म्स एन एनवेलप अराउंड द अर्थ. जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है जो एक एनवेलप की भांति हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर है. इट इज ए गैसियस एनवेलप एक्सटेंडिंग अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ये एक गैसियस एनवेलप है जो कहाँ तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है अर्थ के सरफेस पर. ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर 99% एग्जिस्ट विद इन 32 किलोमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. टोटल मास जो होता है एटमॉस्फेयर का वो होता है 99% जो एग्जिस्ट करता है वो 32 किलोमीटर ऑफ हाइट तक एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से. ठीक है, जो 99% एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? 32 किलोमीटर ऑफ हाइट, यानी कि जो पृथ्वी का सरफेस है उससे 32 किलोमीटर हाइट तक ये टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है. Among the four major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature, where changes occur not only from one season to another but also within a short period of time, say a few hours. जो फोर मेजर एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है वो एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट, जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे ज़्यादा डायनेमिक है नेचर में. वेयर चेंजेस अकर, जहाँ पे चेंजेस होते हैं नॉट ओनली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर बट ऑल्सो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, से फ्यू आवर्स. यानी कि जो वन सीजन से अनदर सीजन में ही चेंजेस नहीं होते हैं बल्कि एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी चेंजेस होते हैं रहते हैं, कुछ घंटों में भी चेंजेस पाए जाते हैं. दीज सडन चेंजेस प्रोड्यूस चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन. और जो ये सडन चेंजेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज लाते हैं विच अफेक्ट आवर लाइफ बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या है? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर. वाटर स्फीयर होता है ये, जहाँ पे हमारा वाटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं.
which is present in oceans, rivers, lakes and other water bodies on the earth surface। इसमें हमारी आते हैं ओशियंस, रिवर्स, लेक्स और अदर वाटर बॉडीज जो कि अर्थ के सरफेस पर होती हैं। द प्लैनेट अर्थ इज ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट। आपको पता है कि हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि इसके सरफेस पे बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, भरपूर मात्रा में है। द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे कितने परसेंट वाटर है? 71%, जो प्रेजेंट कहाँ पे है? रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो एक जैसा नहीं है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, और डिफरेंट है। It is estimated that 43% of the total area covered by water lies in the northern hemisphere। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें कितने परसेंट वाटर है? 43%, अबाउट 43% एरिया को कवर करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। Whereas the remaining 57% lies in the southern hemisphere। जबकि जो रिमेनिंग बचा हुआ 57% है वो कहाँ पे है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। Oceans hold 96.5% water on the earth। ओशियंस में कितने परसेंट वाटर है अर्थ का? 96.5%। Rest of the water is available in the form of ice, water vapors, underground water, rivers and lakes। और जो बाकी बचा हुआ वाटर है वो अवेलेबल किस में है? आइस के रूप में है, वाटर वेपर्स के रूप में है, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स में है, और 96.5% ओशियंस में है। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। जो बायोस्फीयर का वो मीनिंग क्या है? स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी जहाँ हमारे जीवन का क्षेत्र है, जहाँ पे हमारी लाइफ मौजूद होती है। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल द अदर 3 स्फीयर ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पे अदर 3 स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। Most of the living organisms like plants, animals and microbes present on the earth are found on or near the earth surface of the land, water and air। अधिकतर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फाउंड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्थ पे, अर्थ के नियर एंड सरफेस ऑफ लैंड के नियर, वाटर में और एयर में पाए जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बायोस्फीयर का। दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट, और वे इसको चेंज करने में भी कैपेबल है। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा रह जाता है, ये भी कर लेते हैं। द अर्थ इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। जो अर्थ है वो फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, यानी कि उसमें विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा है। देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंड, सोयल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे किस किस चीज़ में डाइवर्सिटी है? लैंड, सोयल, प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग लैंड है, सोइल है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैज़ अकर्ड लार्जली over long period of time, resulting in the emergence of new species of plants and animals। जो ये प्रोसेस है डाइवर्सिफिकेशन की, हैज़ अकर्ड लार्जली ओवर लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे पीरियड तक, रिजल्टिंग इन द एमरजेंस, जिसके वजह से क्या एमरजेंस हुआ? ये किस चीज़ की उत्पत्ति हुई? नई नई स्पीसीज की, प्लांट्स की और एनिमल्स की उत्पत्ति हुई। दीज चेंजेस क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। और इन चेंजेस से क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी, अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हुई। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का निर्माण हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। तो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एक्ट पास किया था। कब किया था? 1972 में, जिसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दिस, इस बायोडाइवर्सिटी यानी कि इस जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसकी रक्षा के लिए एक्ट पास किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब किया था? 1972 में। अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। तो इसमें क्या है कि जानवरों को
तंग करना और उनका शिकार करना क्या है, मना किया गया है, उसकी मनाही की गई है, यानी कि उसको एक अपराध के तौर पर माना गया है। वायोलेशन ऑफ दिस एक्ट इज ए पनिशेबल क्राइम अंडर लॉ। और अगर कोई भी इस एक्ट को वायोलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसे पनिश किया जाएगा लॉ के अंडर, ठीक है, यानी कि पनिशेबल क्राइम होगा, दंडनीय अपराध होगा। It is not only the duty of the government to protect and preserve wildlife, but all of us are responsible। और यह केवल ड्यूटी गवर्नमेंट की नहीं है कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करे, उसको प्रोटेक्ट करके, बल्कि हम सब भी इसके लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये हमारी भी ड्यूटी है। डू यू नो, मैं आपको दिया हुआ है, सम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन इंडिया आर फॉरेस्ट आउलेट, गैंग शार्क, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदरबैक टर्टल एटसेट्रा। जो बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं इंडिया में, वो कौन कौन सी हैं, जो मतलब खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं, यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, वो कौन कौन से हैं। फॉरेस्ट आउलेट है, गैंग शार्क, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदरबैक टर्टल एंड एटसेट्रा। ये बहुत ही कम मात्रा में जो है बचे हैं। Presently, there are 102 national parks and 515 wildlife sanctuaries in India। जो आज के समय में जो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, वो कितने हैं, 102 हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं, 515 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, ताकि जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको प्रिजर्व किया जा सके। ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्वायरमेंट का। आर वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉयट, कंज्यूम और यूटिलाइज डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। जो क्या है कि यूटिलाइज भी करता है डिफरेंट प्लांट एनिमल्स कोई स्पीसीज को जो कि प्रेजेंट होती हैं अर्थ पे। कौन, ह्यूमन बींग्स। It is the need of the present time that we should live in harmony with our surroundings। तो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम हमारे आसपास जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है उसके साथ हम हारमोनी, सामंजस्य बनाकर रखें या हारमोनी के साथ रहें। दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट एंड टू प्रोड्यूस न्यूअर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम। इससे क्या होगा कि अर्थ पे जो हमारी सस्टेन्स होगी लाइफ, और जो सभी फॉर्म्स हैं लाइफ के वो सब सस्टेन होंगे पृथ्वी पर, एंड वो प्रोड्यूस भी कर पाएंगे नए को, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। थैंक यू। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1।